हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से किस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और उन्हें टेकल करने का सही तरीका क्या हो सकता है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए भी और इंटरव्यू पैनल के लिए भी, क्योंकि आपके बारे में जो भी जानकारी उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है वो इसी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बाबत या उसी के माध्यम से पहुंचती है और उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए इनएविटेबल हो जाता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत गंभीरता से और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें, ताकि आपके इंटरव्यू को एक सही दिशा में आप आगे बढ़ा सकें और उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। पिछली चर्चा में मैंने आपको इंटरव्यू के लिए डेफ की महत्ता और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं ये बताने के साथ ही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बहुत सारे खंडों पर, बहुत सारे पार्ट्स पे चर्चा की थी कि कहां से किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था, हमने डिस्कस जहां तक कर लिया था, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या टाउन तक बताया था, उसके बाद कम्युनिटी तक भी बता दिया था। तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड कम्युनिटी, यहां तक की चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में। और मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये बता दिया था कि इन एरियाज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट पार्ट बोले या खंड बोले या पोर्शन बोले आपके डेफ का, वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगला जो पार्ट है दैट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां तक अगर आप तैयारी कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट, टाउन और कम्युनिटी तक, तो इसके आगे फिर हम आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। मैंने आपको ये बता दिया था कि आपको अपने क्षेत्र के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए, खासतौर पे वहां पे एजुकेशन की जो स्थिति है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, वहां पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, उनमें क्या प्रोग्राम्स चलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं अपने आसपास। मतलब आपकी फील्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। जनरल पे भी फोकस करना है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके फील्ड स्पेसिफिक भी पूछे जाने की प्रायोरिटी उनके पास रहती है। तो इसीलिए फील्ड स्पेसिफिक पे भी आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ आपको जनरल या जेनरिक, जिसको हम बोल सकते हैं, जनरल नेचर के क्वेश्चंस पे भी या एरियाज पे भी ध्यान देना है। फील्ड स्पेसिफिक में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल एजुकेशन, खासतौर पे वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन, उस पर्टिकुलर एरिया में आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है। सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में क्या स्थिति है, प्राइमरी सेक्टर की क्या स्थिति है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप हुई है या हो रही है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी नहीं हो पा रही है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एजुकेशन और खास तौर पे वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन की क्या स्थिति है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी आपको अपने एरिया के बारे में करनी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया से हैं जहां ये क्वेश्चन और ज्यादा स्ट्राइक करते हैं दिमाग में, तो आपको फोकस उस पर और ज्यादा रखना है। जैसे अलीराजपुर या झाबुआ जैसे किसी एरिया से आप हैं जहां पर एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट की स्थिति और थोड़ी सी बेटर नहीं है या खराब कंडीशन में, तो वहां पर क्वेश्चन और ज्यादा पूछे जा सकते हैं।
आप किसी टूरिज्म वाले इलाके से बिलोंग करते हैं तो वहां पर टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टूरिज्म का मतलब वहां पर उसकी कोई हिस्ट्री वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी, उसका जो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से उसको आप एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ आपके एरिया से अगर कोई फेमस व्यक्ति हुआ है तो उसको भी आप ध्यान रखिए, फेमस पर्सनैलिटी को। क्रॉप पैटर्न, आपके वहाँ कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, कौन सी क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स और मिनरल्स की वजह से वहाँ की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, सो ऑन एंड सो फॉर, बहुत जनरल नेचर की चीजें जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हाँ, इसके अलावा अगर एक और चीज इसमें आप याद रखिए कि आपका एरिया अगर करंट न्यूज में रहा हो किसी भी वजह से, तो आप उसको जरूर ध्यान रखिए। आपके एरिया से रिलेटेड अगर कोई करंट न्यूज चल रही हो तो आप उसको ध्यान रखिए। जैसे अगर कोई उज्जैन से है तो अभी हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं वो उज्जैन से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि उस बारे में कोई सवाल पूछा जाए। ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपका क्षेत्र किसी विशेष कारण से चर्चा का विषय रहा हो, समाचारों में रहा हो, न्यूज में रहा हो, तो उस अफेयर के बारे में, उस पर्टिकुलर घटना की या परिस्थिति के बारे में जिसकी वजह से आपका क्षेत्र न्यूज में था, उसके उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बेसिक पता होनी चाहिए। आप बात करने की स्थिति में रहें, ऐसा इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के हमारा ये वाला जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और टाउन वाला। और साथ ही कम्युनिटी वाला मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और इन टर्म्स ऑफ आपका जेंडर, अगर आप फीमेल हैं तो आपसे फीमेल ओरिएंटेड, मतलब वो जो जेंडर ओरिएंटेड, जेंडर स्पेसिफिक सवाल है वो ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो उससे ज्यादा हो जाएंगे। अगर ओबीसी में, तो मैंने आपको कहा कि जो वोकेशनल फील्ड्स हैं उसमें बहुत सारे ओबीसीज लगे हुए हैं, जितने भी हमारे खासतौर पे जो ट्रेडिशनल वोकेशंस हैं, जो हमारे परंपरागत वोकेशनल एरियाज हैं, उनमें ओबीसी की बहुत सारी जातियां संलग्न हैं, तो उससे भी सवाल आ सकता है, वो मैंने आपको पिछले बार अच्छे से डिस्कस कर दिया था। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो कॉलम है आपका, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला एरिया है इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपको 10th 12th, अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, डिग्री है तो डिग्री, उसके बाद पीजी है तो पीजी, और उसके आगे भी अगर कुछ आपने कर रखा हो तो वो सब इसमें मेंशन करना रहता है। ठीक है, अब ये जो डेफ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये सब मेंशन करना रहेगा। अब आप मान के चलिए कि इसमें 10th 12th से तो क्वेश्चन, 10th से कम कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये संभव नहीं, मतलब संभव क्या है, इसकी संभावना नहीं, लीस्ट एक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं ना, ये लीस्ट एक्सपेक्टेड में डाल दो आप, जो मैंने आपको 3 कैटेगराइजेशन बताए हैं इसको आप डाल दो लीस्ट एक्सपेक्टेड में। 10th में आपने क्या किया क्या नहीं किया, नो वन इज गोइंग टू गिव अ डैम अबाउट, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा और कोई भी इससे कोई सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, जिसको हाई स्कूल बोलते हैं ना, यहाँ पर आपके डेफ में 10th वाला जो कॉलम है वो हाई स्कूल नाम से मेंशन होगा, तो इसके बारे में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल पूछा जाएगा, संभव नहीं है। फिर भी आप कम से कम अपने सब्जेक्ट्स के नाम याद रख लो कि आपने इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5-6 सब्जेक्ट रहते हैं आमतौर पर 10वीं में, तो आप सब्जेक्ट्स के नाम याद रख सकते हो, वो शायद आपको पता होगा। और साथ ही साथ अगर 10वीं में आपने, मेरे हिसाब से 12वीं में कोई वोकेशनल कोर्स सिखाया जाता है, अगर आपको 10वीं में सिखाया गया हो तो आप उसका नाम याद रख सकते हो। और मेरा ये क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स में वो वोकेशनल एजुकेशन वगैरह का जो सब्जेक्ट होता है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, या तो 10वीं में रहता है या फिर 11वीं 12वीं में रहता है। तो अगर वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी स्कूल के जमाने में आपके
सब्जेक्ट में रहा हो, चाहे 10th में रहा हो, 11 या 12th में रहा हो, तो आप उसको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि वो क्या था क्या नहीं था, बस इतना। ठीक है। ट्वेल्थ में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में भी कोई सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। हाँ, लेकिन आपकी डिप्लोमा डिग्री और अगर आपने पीजी किया हो, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये आपके नॉर्मली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 10वीं 12वीं में केवल आप विषय के नाम याद रख लो, काफी। अगर आपसे पूछ ले कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हो, तो कम से कम आप वहां फंबल न करो, बता दो। और अगर वोकेशनल एजुकेशन जैसा कोई स्पेसिफिक फील्ड हो तो बात अलग है, उसमें आप थोड़ा सा और देख लो। ठीक है। जहां तक बात आती है डिप्लोमा डिग्री या पीजी की, तो जो आपकी नियरेस्ट डिग्री है उसके बारे में सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। नियरेस्ट डिग्री मतलब जो आपने सबसे अंत में खत्म की है। अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे आपका एमई या एमटेक है, तो आपसे इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। खासतौर पे आपके प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में कि आपने इसमें कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि जो हायर डिग्री होती है आपकी पीजी की, उसमें मोस्टली काम आपका प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद तो जो आपकी नियरेस्ट डिग्री है, जैसे अगर आपने पीजी कर रखा है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके जो सब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि आपने पीजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। ठीक है। उन सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक चीजें, एकदम बेसिक बेसिक चीजें, पूरा सब्जेक्ट घोटने में बैठ जाना, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होता है और बहुत डिटेल में नहीं। लेकिन देखो क्या होता है ना, कि जो आपके सामने इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठेंगे, उन सबका अनुभव आप ही के फील्ड से रिलेटेड होता है, और कम से कम 20-25 साल का अनुभव तो होता ही है। तो हो सकता है कि आपके विषय का ही कोई एक्सपर्ट आपके पैनल में बैठ जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सतर्क और तैयार रहना पड़ता है ना। क्योंकि देखो, आप लोग जहां जा रहे हो इंटरव्यू लेने, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वहां आपकी फील्ड वाला भी एक आध बंदा हो, जिसका अनुभव ही उस फील्ड में 20-25 साल का हो कम से कम, या 20 साल का हो, 15 साल का हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने विषय का नाम और उससे संबंधित बेसिक, वो आपसे बहुत टेक्निकल डीप चीज इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं, लेकिन बेसिक चीज पूछ सकते हैं। इसलिए आपको उसका बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के नाम, उसका बेसिक, प्लस आपका जो भी प्रोजेक्ट वर्क रहा हो, उस प्रोजेक्ट वर्क में आपने क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले से पढ़ के जाओ। कई बार बच्चे उसको प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते हैं, और जब पूछा जाता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, तो उनको या तो वही याद नहीं होता, ये होता है बहुत बार। और अगर याद भी होता है, तो वो बताने की स्थिति में नहीं रहते कि उन्होंने क्या किया था और कैसे किया था। तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती है, अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है। आपको आपका प्रोजेक्ट पता ही नहीं है, आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया था, बेसिक भी नहीं बता पा रहे हो, तो ये इंप्रेशन अच्छा नहीं देती है। और आपके मार्क्स जो है वो आपके इंप्रेशन पर टिके रहते हैं। आपका क्या इंप्रेशन बोर्ड पे पड़ता है, वही कन्वर्ट होगा आपके मार्क्स में। इसलिए आपका इंप्रेशन इस तरह से बहुत पैथेटिकली खराब नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए आपने जो भी किया उसका बेसिक आप एक बार पढ़कर चले जाओ। खासतौर पे प्रोजेक्ट आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, उसमें क्या क्या काम किया था, कितने मेंबर्स थे, कौन सी चीजें यूज की थी, जो भी आपकी टेक्निकल चीजें वो सब आप पढ़ सकते हैं। और सब्जेक्ट्स के नाम और उसके बारे में बेसिक बेसिक चीजें, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट, मान लीजिए आपके पीजी में मशीन डिजाइनिंग रहा हो, तो मशीन डिजाइनिंग के बारे में बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। इंजन के, अगर कोई इंजन से रिलेटेड हो, इंजन के बारे में, उसके टाइप्स वगैरह, कितने तरह के इंजन होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो नियरेस्ट डिग्री के बारे में सब्जेक्ट और आपका प्रोजेक्ट वर्क, उसको आप तैयार करके चले जाइए। ठीक है। अगर आपकी डिग्री ही आपकी नियरेस्ट डिग्री है, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वही आपकी नियरेस्ट डिग्री है, तो उसके बारे में सवाल होंगे। उसमें भी यही है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे और आपका प्रोजेक्ट वर्क, इसके बारे में आप पढ़ के चले जाइए। ठीक है। आप सब्जेक्ट्स के नाम और प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट पूरा पूरा पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो आप लोग 4 साल में 50 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये मान के चलो कि
8 आपके सेमेस्टर है और अगर आप एक सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज 5 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो करीब 40 सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं। 40-45 सब्जेक्ट तो आप पढ़ नहीं सकते कि हर की किताब उठा लो, रेफरेंस बुक्स ले लो और सब पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो करना भी नहीं है, वो रिक्वायर भी नहीं है हमारे लिए। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको केवल सब्जेक्ट्स के नाम और उसके बारे में बेसिक चीजें, जैसे आप लोग जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हर ब्रांच या हर स्ट्रीम के बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, तो उतना भी आप पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सिविल का बेसिक, मैकेनिकल का बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो वो जो बेसिक है वही आप अगर उसको एक बुकलेट जैसा उठा करके पढ़ लें तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। जैसे अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है वो भी आप पढ़ लो या इस तरीके से, तो शायद आप लोगों को काम उसमें ग्रेजुएशन के लेवल पे थोड़ा बहुत चल सकता है। मतलब दूसरी ब्रांच वाले के बारे में और अपनी ब्रांच वाले के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में, मतलब हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि उसमें आपने क्या पढ़ा था, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसके बारे में बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। और आपका जो प्रोजेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, दो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, माइनर और मेजर, तो दोनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि आपने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, कैसे इंप्लीमेंट किया था और उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। मतलब पढ़ के आपको पता ही होगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। कई बार गैप आ जाता है तो भूल भी जाते हैं हम लोग, या एकदम टू द पॉइंट और बहुत एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं बता पाते हैं, वेगली बताते हैं, तो उससे थोड़ा सा मजा नहीं आता आंसर में। आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल तरीके से टू द पॉइंट बताओगे तो उसका मजा ही अलग होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बार आपको उसको रिविजिट या रिवाइज करना है, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लोगे तो काम आपका चल जाएगा। तो आपके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आप थोड़ा सा देख लो कि हमने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस थे, कैसे उसको तैयार किया था, क्या चीजें इस्तेमाल की थी और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या उससे फायदा होगा, ये तमाम चीजें आप देख करके जा सकते हो। और उसमें जो टेक्निकल चीजें आपने यूज की वो भी आपको पता होना चाहिए। आपने अगर कोई इंजन बनाया तो उसमें आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की, टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो बेसिक आप पढ़ जाओ कि हमने इसमें ये टेक्निकल चीजें यूज की, ऐसा करने की वजह से ऐसा हुआ और ये प्रोजेक्ट हमारा था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स के बारे में आप जो भी आपने डिप्लोमा में सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो भी आपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो उसके बारे में भी आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो जो भी आपकी नियरेस्ट डिग्री है, जो भी आपकी नियरेस्ट डिग्री है उसके बारे में आपको बेसिक बातें पढ़ के जाननी है किसी भी हालत में, क्योंकि उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। डेफ में उनकी नजर किसी जगह पड़ेगी और संभव है कि वहां से सवाल दिमाग में कौन जाए, दिमाग में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ तो बताने की स्थिति में रहो कम से कम, ऐसा है। एकदम ब्लैंक हो जाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं रहता है। अब आपको मान लो सिलेबस ही नहीं पता कि आपको किस पूछा कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं डिप्लोमा में या फाइनल ईयर में, आपको कौन से सब्जेक्ट थे तो आप बता ही नहीं पा रहे हो, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट थे, तो ये इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बता रहे हो कि मुझे नाम ही नहीं पता सब्जेक्ट का, मुझे सिलेबस ही नहीं पता, उसमें मैंने क्या पढ़ा ये भी नहीं पता, सब्जेक्ट का नाम पता है लेकिन उसके अंदर बेसिक चीज ही नहीं पता है कि उसमें पढ़ते क्या है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, ये आपको लग रहा होगा अजीब बात है लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, गैप आने की वजह से आप अपने सब्जेक्ट के बारे में या उसमें क्या पढ़ा है उसके बारे में आपको पता नहीं रहता, तो आप एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लो कि भाई मैंने इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़े थे। सेमेस्टर न भी याद रखो, ईयर याद रख लो और उसमें बेसिक बात क्या थी उस सब्जेक्ट की। भाई अगर आपने मान लीजिए कि कहीं पर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप उसके बारे में याद रखिए कि उसमें क्या है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट है, ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, सीएसए या सीएसओ नाम से कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बताते हैं, इसका इस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या चीजें पढ़ाई जाती है, ऐसा है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। और
क्या होता है कि जरूरी ये नहीं होता, मान लीजिए कि वहां पर जो 3 लोग बैठे हुए हैं या 2 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी फील्ड का नहीं है, तो वो आपकी फील्ड के बारे में क्वेश्चन कॉमनर की तरह पूछेगा। जो आपकी फील्ड का व्यक्ति है वो आपकी फील्ड के बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा वो स्पेसिफिक और एक्सपर्ट टाइप का होगा। आप दोनों के लिए तैयार रहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो भी फील्ड है, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन का या पीजी का सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए इसी फील्ड का कोई व्यक्ति है जो जिसका इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अनुभव रहा हो, तो वो आपसे थोड़ा सा स्पेसिफिक और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज है उस बारे में। और मान लीजिए कि इस फील्ड का व्यक्ति नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस फील्ड से रिलेटेड कॉमनर क्वेश्चन, कॉमनर की तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एक आम आदमी को उससे रिलेटेड क्या जिज्ञासा, क्या क्यूरियोसिटी या क्या एक सवाल उसके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछेगा। तो आप ये समझिए, आप ये मानिए कि अगर आपको किसी फील्ड की जानकारी नहीं है, तो कॉमन क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके दिमाग में। आप अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह रख के देखिए दोनों फील्ड्स में। अगर आपके विषय का कोई बच्चा या कोई और व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो आप उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या पूछेंगे भी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपकी फील्ड से अलग फील्ड का है, जिस फील्ड के बारे में आपको डीप नॉलेज नहीं है, आपका अनुभव नहीं है उस क्षेत्र का, और आपका फील्ड वो नहीं है, तो आप उससे सामान्य क्या जिज्ञासा पूछेंगे, क्या कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, या आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे सर्विसेज में रहा, मान लीजिए आप में से कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि रेलवे के बारे में कोई सवाल पूछना, तो आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, डीप में या कॉमन में, ऐसा। तो आप इस तरीके से उसको याद कर रख सकते हैं, थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं। हम लोगों को सभी फील्ड्स के बारे में अच्छे से जहां तक संभव हो, देखिए वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न, हमको अपनी पूरी भरसक कोशिश करनी है। बाद में फिर फल तो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे गीता में उपदेश है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल किसी और शक्ति के हाथ में है। तो आप उसी तरह इंटरव्यू में जो जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस फील्ड से बन सकते हैं और जिस तरह के बन सकते हैं, उस सब का जितना अभ्यास, जितनी तैयारी हम इंटरव्यू से पहले कर सकते हैं, हमें कर लेनी है। बाद में फिर सवाल क्या पूछा जाता है, अगर मान लीजिए कि कोई कुछ और ही, तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन हम जहां तक हमारे पास मौका है और समय है, तब तक हमें वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे एस्पेक्ट्स फुल्ली और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो हमारे इंटरव्यू को बहुत हद तक हम मैनेज करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई आप लोग सिविल के बैकग्राउंड के हो, मेरा अपना बैकग्राउंड मान लो सिविल का नहीं है, सिविल ब्रांच का, सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है। अब मेरे दिमाग में सिविल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे, मुझे तो इसके बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही कॉमन तरीके के आएंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या सवाल आएगा कि भैया, जो साइट्स पे, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मजदूर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो भी मजदूर या लेबर काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, सेफ्टी मेजर्स क्या इस्तेमाल किए जाते हैं अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो। भाई मैं तो ये पूछूंगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको ओवरकम या थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं तो यही पूछूंगा क्योंकि मेरे लिए वो सब्जेक्ट एकदम नया है। इसी तरह मान लो कोई एजुकेशन के बैकग्राउंड का या किसी और फील्ड का, तो वैसे कॉमन क्वेश्चन पूछेगा। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिविल ब्रांच वाले से कॉमन कॉमन व्यक्ति जो उस फील्ड का नहीं है, क्या जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि भाई कंस्ट्रक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या काम करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अपन को दोनों ही की तैयारी करना है। स्पेसिफिक आप अपने हिसाब से कीजिए, कॉमन की तैयारी आप कॉमन दूसरे व्यक्ति के हिसाब से करके देखिए कि उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
फिर आजकल जैसे आजकल आपके कंस्ट्रक्शन में कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं आजकल, जो है सिविल के क्षेत्र में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग हो रहा है, उसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, है ना। इन सॉफ्टवेयर ने कॉस्ट को कंट्रोल करने में क्या रोल प्ले किया है, ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चन। वर्क आपके यहाँ जो वर्कर्स हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसको ओवरकम करने के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, उन सॉफ्टवेयर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे कॉस्ट कम हो रही है तो किस रूप में हो रही है, क्या बेनिफिट रहा है ना, इफिशियंसी लाने में, डिजाइनिंग में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा है, ऐसी चीजें कॉमन तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, जो एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में जो जिज्ञासा है किसी अननोन विषय के लिए और अपना फील्ड स्पेसिफिक जो एक्सपर्ट या डीप क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप प्रिपेयर करोगे। तो ये आपके पीजी, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, जो भी आपकी नियरेस्ट डिग्री भी हो चाहे दूर वाली भी डिग्री हो, उसमें आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जो आपकी नियरेस्ट डिग्री है उसको आपको ज्यादा देखना है और उसी अनुपात में दूर वाली को थोड़ा थोड़ा कम देखना है। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से और पीजी के सब्जेक्ट से, डिप्लोमा के सब्जेक्ट से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको आप मानकर चलिए। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको अगली चीज देखनी है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद अगली जो फील्ड है वो है वर्क एक्सपीरियंस। क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था ही इस फील्ड के लिए, तो आप में से वर्क एक्सपीरियंस सभी लोग अपने अपने डेफ के अंदर फिल करेंगे। और ये मान के चलिए कि वर्क एक्सपीरियंस से सवाल आना ही, इसको आप जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर रखिए, जिसको मैंने कहा था मोस्ट एक्सपेक्टेड। जो हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी क्वेश्चंस की, उसमें आप इसको ग्रेजुएशन वाले जो क्वेश्चन है उसको नॉर्मली एक्सपेक्टेड में रखिए और वर्क एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस को मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखिए। इससे आपसे सवाल आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखिए। अब आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा हो उसके बारे में आप, एक तो आपका क्या रोल था वहां पर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस पोस्ट पे थे, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको ये सारी चीजें, अब आप क्योंकि काम कर ही रहे हैं तो आपको, हाँ इससे पहले एक और चीज है गाइस, थोड़ा सा मैं वर्क एक्सपीरियंस से पहले एक और चीज आपको डिस्कस कर देता हूँ, फिर वर्क एक्सपीरियंस करेंगे। वो है आपका गैप। गैप अगर आ रहा है बीच में उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार गैप में या आपके इंटरव्यू में गैप पर भी क्वेश्चन बन जाता है अगर गैप है तो, है ना। तो और कई बार क्या होता है, आप लोगों की तो ये प्रिंसिपल वाली जो पोस्ट है इसमें गैप की संभावना बहुत नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी किसी और एग्जाम के लिए कर रहे थे, मान लो कि ड्रॉप लेकर के, गैप दे करके, और फिर उसके बाद आपको ये वैकेंसी आई, आपने फॉर्म भर दिया और आप पास हो गए मान लो, तो गैप आपका दिख रहा होगा डेफ में, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है जो हमको डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि कई बार उससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो गैप जो है वो 2 तरह का होता है। गैप मतलब गैप ईयर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई अंतराल आ रहा है समय को लेकर के आपके डेस्क में, तो उससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसको आप कैसे टेकल करोगे ना। हमको इसके लिए हर परिस्थिति के लिए तैयार होकर चले जाओ, कुछ भी पूछे अपने को तो थोड़ा सा उसके बारे में तैयारी पहले से ही रखनी है। तो गैप 2 तरह का होता है, एक होता है आपके एजुकेशन में ही 2 डिग्रीज के बीच का गैप या क्लास और डिग्री के बीच का गैप, और दूसरा होता है आपके लास्ट डिग्री जो आपने कंप्लीट की और उससे आपके एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप। तीसरा ये हो सकता है कि आप जो लास्ट एम्प्लॉयमेंट था आपका उससे लेकर के अभी तक का गैप, अगर गैप है तो, गैप नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3 तरह के गैप हो सकते हैं।
नहीं, 48 सब्जेक्ट है आपके, वो तो ठीक बात है, लेकिन आप अब हर सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते ना। नहीं, मतलब आप उसको डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते ना, थोड़ा थोड़ा आप सब्जेक्ट का नाम और उसमें क्या पढ़ाया जाता है या आप याद रख सकते हो। यूनिट्स के नाम आप पढ़ लो एक बार कि भाई इसमें ये यूनिट्स मैंने पढ़ी थी और इसमें ये टॉपिक्स थे। मतलब आप कम से कम कुछ तो बोलो, चुप तो ना बैठो। चुप बैठना, जवाब ना देना तो और बुरा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ये तो संभव नहीं है कि आप सारी किताबें उठा के पूरे 50 सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओ। दैट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड एज वेल। बट ये तो कर सकते हो ना कि आपको सब्जेक्ट के नाम पता हो और उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें थी, कम से कम हेडिंग ही पता हो, यूनिट के नाम पता हो, टॉपिक्स पता हो दो चार। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। क्योंकि आप एकदम चुप बैठ जाओगे कि पता ही नहीं सर कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें कौन से पता नहीं उसमें क्या पढ़ाया, तब तो भूल गए, तो 8 साल हो गए। ऐसा नहीं, आप बता दो कि सर ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था और इसमें इससे रिलेटेड चीजें थी और ये यूनिट्स थी जिनमें हर यूनिट में मतलब इस टॉपिक से ये बातें बताई गई थी, ये बताया गया था। बहुत डीप में तो वो खुद भी नहीं पूछेंगे। अगर बात समझ में, बहुत डीप में नहीं कि आपसे वहां डेरिवेशन सॉल्व वगैरह नहीं करवाएंगे, इसकी बहुत संभावना नहीं रहती है। लेकिन कम से कम सब्जेक्ट का नाम, उसमें कौन सी यूनिट्स थी और बेसिक टॉपिक्स जो आपने उसमें पढ़े थे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो ये जो गैप है, 3 तरह का गैप होता है। आपकी डिग्रीज के बीच का गैप, लास्ट डिग्री और एम्प्लॉयमेंट का के बीच का गैप, और लास्ट एम्प्लॉयमेंट से रिसेंटली गैप अगर आ रहा है तो। अगर ये गैप आ रहा है ज्यादा, अगर कम गैप आ रहा है तो उनकी निगाह इस पर नहीं जाएगी। अगर ज्यादा गैप आ रहा है जैसे, तो उस पर इसकी निगाह जा सकती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। अगर डिग्रीज के बीच में गैप है तो इस पे जनरली निगाह नहीं जाती है। डिग्रीज के बीच में आमतौर पे गैप होता भी नहीं है। डिग्री के बीच का गैप का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कि 12th पास की है 2010 में और फिर ग्रेजुएशन में आपने आपने ग्रेजुएशन मान लो डिग्री की है इसके तुरंत बाद, और आपकी डिग्री हुई है 2015 में। मान लो कायदे से आपने 2014 में कर लेनी थी डिग्री, लेकिन 2015 में की। इसका मतलब है कि आपने डिग्री में एडमिशन लिया होगा 2011 में, 2011 से 2015 आपकी डिग्री रही होगी, जबकि आपका 12th 2010 में हो गया था। इसमें ये इनहेरेंट है कि आपने 1 साल का ड्रॉप दिया होगा तैयारी के लिए, तो इस पे तो निगाह नहीं जाएगी, बहुत कम चांसेस है। इसको आप लीस्ट एक्सपेक्टेड में मान लो, इसको आप मान लो लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो डिग्रियों के बीच का जो अंतर अगर 1 आध साल का है, 1.5 2 साल तक का भी है, तो उस पर निगाह नहीं जाती है और इसीलिए उससे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। और कई बार ऐसा ड्रॉप वगैरह बच्चे देते हैं कि 12th के बाद ड्रॉप दे दिया, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां ध्यान नहीं जाएगा। 10th और 12th के बीच में 1 आध साल का गैप आ गया, मान लीजिए आपने 10th जो है 2006 में किया था, कायदे से आपको 2008 में 12th करना था, लेकिन आपका 12th जो है 2009 में या 10 में होगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी की निगाह पड़ी गई तो बात अलग है, पर बहुत ही कम चांसेस है कि 2006 में आपने हाई स्कूल की और 2010 में आपने हायर सेकेंडरी की, वो आपको दिख जाएगा वहां डेफ में। ठीक है, तो आप कायदे से तो 2008 में आपकी हायर सेकेंडरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2010 में हुई, तो इसकी क्या वजह है? या तो आप फेल हो गए होंगे या ड्रॉप ले लिया होगा। तो आप इस पर तो निगाह नहीं जाएगी। अगर गई तो आप कुछ इसका रीजन सोच लेना कि 1 साल में बीमार हो गया था या जो भी, ऐसा कुछ भी। पर इस पर क्वेश्चन नहीं के बराबर संभावना है कि पूछे जाएंगे। पर अपन मान के चलो कि अगर ऐसा गैप आ रहा है डिग्रियों के बीच में, और अगर गैप ज्यादा है, 3 1 साल का गैप है मान लो, तो सवाल बन सकता है कि आपका जो है, आपका जो डिग्री था, आपने ग्रेजुएशन जो है वो 2011 में या 12 में कर लिया था, उसके बाद आपने पीजी जो है 2016 से शुरू किया, 18 में कंप्लीट किया, बीच के जो 3 साल है वो आप कहाँ थे? अगर आप उस समय एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं थे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी आपका दिख जाएगा, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ स्थिति बने तो आपको आप थोड़ा सा उसमें अवेयर रहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, गैप के क्वेश्चन बहुत बार अगर ज्यादा गैप हो तो पूछे जाते हैं। तो अगर डिग्रीज के बीच में कम गैप है तो लीस्ट एक्सपेक्टेड है, आप थोड़ा बहुत ही उसको तैयार करना। अगर ज्यादा गैप है तो कुछ रीजन उसके लिए आप तैयार रखना जो जस्टिफिएबल हो, जो कि जस्टिफिएबल हो। अगर आप उस पीरियड में नौकरी भी नहीं कर रहे थे तब, खास तौर पे जैसे आपने 2012 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और आपका पीजी जो है वो 2020 में हुआ, और इस बीच में आप एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं थे क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी उनके पास है। तो फिर ये जो है 12 के बाद 20, कायदे से आप अगर 12 से एडमिशन लेते तो 14 में, या बहुत हो गया तो 15 तक में आपका पीजी कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन आपका 20 में हुआ है, 5 साल आप लेट चले, तो बीच के 5 साल आगे पीछे जो भी बीच में 5 साल तो कभी ना कभी गैप आया ही होगा, उस बीच के गैप को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? अगर आप उस समय जॉब में भी नहीं हो तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे? अगर आप जॉब में हो तब कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, तब आपको लोड लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका 2012 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, फिर आप जॉब में चले गए, फिर आपने कहा कि नहीं यार जॉब अब मुझे पीजी करना है, और फिर आप पीजी में आ गए, तो कोई लोड नहीं है, क्योंकि वो गैप है ही, वो जॉब है बेसिकली। लेकिन अगर आप जॉब में भी नहीं है तो फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उसमें आप फिर थोड़ा सा कुछ भी रीजन, कुछ जस्टिफिकेशन सोच लो कि भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में था, फैमिली बिजनेस में काम कर रहा था, कोई स्टार्टअप जैसा मैंने किया, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहा था, फिर मुझे उसमें ठीक नहीं लगा, या मुझे लगा कि मुझे पीजी करना चाहिए तो मैं पीजी में आ गया। तो ऐसा कुछ बहुत कॉमन जस्टिफिकेशन सोच लो जिसको आपको प्रूफ ना करना पड़े डॉक्यूमेंट से। जैसे फैमिली बिजनेस आप सोच सकते हैं कि मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरा थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान था, थोड़ा सा मैं उस तरफ जाना चाह रहा था, तो मैं उसमें कुछ दिन मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, है ना। या मैं कुछ स्टार्टअप वगैरह का सोचा था, तो उस तरफ थोड़ा मेरा रुझान था, मैं वो करके देख रहा था, लेकिन वो अल्टीमेटली फ्रूटफुल नहीं हो पाया फॉर एनी रीजन, फॉर वेरियस रीजन, तो फिर मैंने इस तरफ आ गया, पीजी किया। ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन आप सोच सकते हैं अगर गैप है तो। ठीक है, दूसरी तरफ का जो गैप होता है वो होता है आपकी लास्ट डिग्री और एम्प्लॉयमेंट का के बीच का गैप। ये जो मैंने आपको बताया, इसी को दूसरे तरीके से, अगर आपकी लास्ट डिग्री और एम्प्लॉयमेंट के बीच में लंबा गैप आ रहा है, मोर देन 2 इयर्स, तो आप ये मान के चलिए कि इससे सवाल भी होगा। ठीक है, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, आप इसको नॉर्मली एक्सपेक्टेड में गिन के चलिए। जैसे आपका ग्रेजुएशन हुआ 2015 में और आपने जॉब ज्वाइन की 2020 में या 2019 में, ये जो 4 साल का है, आपका ग्रेजुएशन मान लो हो गया था 2014 ही में, और आपने जॉब ज्वाइन की 2019 या 20 में, तब ये 5-6 साल का जो गैप है, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि लंबा गैप है। 2-1 साल का गैप ठीक है, चल जाता है कि सर मैंने कुछ तैयारी की उस दौर में, मेरी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को मैंने पॉलिश किया, ब्रश अप किया, और उसमें मुझे 1 साल का समय लगा, और फिर 1 साल मुझे जॉब सर्च करने इत्यादि में लगा। 2 साल तक का गैप ठीक है। लेकिन अगर गैप इतना लंबा है 4-5 साल का, तो फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा, अब क्या वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ पांव फूल गए, ऐसा सवाल आ गया तो कि अरे हमारे तो पोल खुल गई, हम तो इतने दिन अनएम्प्लॉयड रहे, अब हम क्या बताएं, चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। ये अच्छा इंप्रेशन थोड़ी क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंट रहिए, और आप पहले से अगर तैयारी से जाएंगे कि हाँ भाई अगर गैप का सवाल आएगा तो मुझे ये आंसर करना है, उसके क्रॉस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आपने क्रॉस क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए, तो आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी मुद्रा जो है वो काम एंड कंपोज्ड बनी रहेगी, आपका जेस्चर काम एंड कंपोज्ड रहेगा, और उससे फिर आपका इंटरव्यू बिगड़ेगा नहीं। ठीक है ना, कई बार इस तरह की स्ट्रेस्ड सिचुएशन में इंटरव्यू बिगड़ जाता है आमतौर पे, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और आपको थोड़ा सा, आप अपने आप को जजमेंटल, अपने ही लिए जजमेंटल हो जाते हैं, थोड़ा जज करने लगते हैं, थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं, यू आर टेकन अ बैक, आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो इतने दिन अनएम्प्लॉयड रहा, कैसे अपने आप को डिफेंड करूं, ये स्थिति आ सकती है। तो थोड़ा सा तैयार होकर जाइए। अगर 5-6 साल का अंतर है आपके ग्रेजुएशन और इसमें 2 साल का है, तो कोई दिक्कत नहीं, बोल देना कि सर मेरी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स थोड़ी सी उतनी पॉलिश्ड नहीं थी, ब्रशअप नहीं थी, मैंने कुछ महीने अपनी स्किल्स पे काम किया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही, उनको ब्रशअप किया, पॉलिश किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, और उसके बाद मुझे कुछ महीने में जॉब मिल गई, फिर पूरा समय 1.5-2 साल का समय इसमें चला गया, और अब मुझे सेटिस्फेक्शन है, खुशी है कि मैं अपनी लाइफ में ठीक कर रहा हूँ, और जो मैंने उस 1.5-2 साल में सीखा उसका इम्प्लीमेंट में कर पा रहा हूँ, मुझे इस बात की संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर ये गैप ज्यादा आ रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ इसका रीजन बना लीजिए, भले ही आपको थोड़ा सा मतलब बनाना पड़े, फैब्रिकेट करना पड़े, आप फैब्रिकेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उस सिचुएशन को झेल कर निकल जाए आसानी से, ये है। ठीक है, तो कुछ भी बना लीजिए। जैसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी फैमिली बिजनेस में काम किया, सीखा, जिसमें आपको कोई, आप ऐसे वेजेस पे नहीं थे, पे नहीं कर, मतलब पेमेंट बेसिस पे नहीं थे, तो आप उसको थोड़ा सा कर सकते हो। अगर आप किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में थे, तो अगर आप ये बोलते हो मैं एम्प्लॉयमेंट में था, तो आपको उसका मतलब एविडेंस या प्रूफ प्रोड्यूस करना रहता है।
अगर आप किसी भी फॉर्मल या जिसको कहेंगे कि औपचारिक किस्म के रोजगार में थे, तो आप औपचारिक रोजगार तो लिख ही नहीं सकते, आपको इनफॉर्मली कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसा होता है। देखो, बस आपको ये सिद्ध करना है कि आप इतने दिनों तक 5-6 साल तक वेले नहीं थे, कम से कम अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमा खा लेते थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। और कुछ ना कुछ करने का मतलब है कि आप कोई ना कोई किसी तरह के भी रोजगार में थे, भले ही थोड़ा बहुत कमाते थे, अपना खर्चा निकाल लेते थे, लेकिन बेरोजगार नहीं रहे, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें आप एक तो फैमिली बिजनेस बता सकते हो, एक्सपेरिमेंट कुछ बता सकते हो कि मैं अपनी लाइफ के साथ, मेरा ये पैशन था तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन मुझे उस तरफ थोड़ा सक्सेस नहीं मिला। स्टार्टअप का बता सकते हो कि मैं थोड़ा सा स्टार्टअप, हम 3-4 फ्रेंड्स ने मिलकर कुछ स्टार्टअप का सोचा था, बट फाइनली वो नहीं फोर्टिफाई नहीं हो पाया, मूर्त रूप नहीं ले पाया, इसलिए फिर मैं वापस इस तरफ आ गया। ऐसा कुछ कर सकते हो इस तरह से। फैमिली बिजनेस में सीख रहा था, लर्न कर रहा था, तो कुछ भी आप बना करके चले जाइए जिससे आप इसको जस्टिफाई कर सके। और उसके क्रॉस क्वेश्चंस भी सोच लीजिए कि अगर आप स्टार्टअप का बोलते हैं तो आप एक स्टार्टअप का आइडिया सोच लीजिए कि हम इस पर काम कर रहे थे लेकिन फिर वो नहीं हो पाए, रिसोर्सेस नहीं थे या जो भी। और अगर आप फैमिली बिजनेस बोलते हैं तो कोई भी एक फैमिली बिजनेस सोच लीजिए कि भाई हमारा इस चीज का बिजनेस है और मैंने इसमें ये काम सीखा, और उस काम के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बस ये बोल दो कि मेरा फैमिली बिजनेस था, मैं उसमें लगा हुआ था। अगर आप ये बोलते हो तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई क्या फैमिली बिजनेस था, आपने वहां क्या किया, तो उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आप कोई भी बिजनेस के बारे में जो आपको लगता हो कि सूटेबल है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह से। और यही बात है आपका लास्ट एम्प्लॉयमेंट से अभी तक के गैप के बारे में। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट में थे, अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है और अभी तैयारी कर रहे हो, तो इससे भी सवाल आ सकता है कि भैया अच्छी भली नौकरी में थे, छोड़ छाड़ के तैयारी में क्यों लग गए हो, ये भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्या होता है, ये क्वेश्चन पहले से तैयार करके जाओ, वरना वहां पर क्या होता है, आपको आंसर सूझते नहीं है ना, तो फिर इंटरव्यू खराब हो जाता है। ऐसा है, जैसे मान लीजिए लास्ट वाला जो गैप है वो ये है कि आपकी लास्ट एम्प्लॉयमेंट से लेकर के अभी तक का जो समय है रिसेंट, मान लीजिए कि आप एम्प्लॉयमेंट में है और परीक्षा लिख रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अभी जॉब कर ही रहे हो और परीक्षा दे रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि आपने लास्ट एम्प्लॉयमेंट छोड़कर एग्जाम दे रहे हो, तो ये पूछा जा सकता है कि भाई आपकी पुरानी जो जॉब थी उसमें आप क्या ऐसी बात थी कि आपको खुश नहीं थे और आप अभी इसमें आ गए हो, क्यों आप अच्छी भली जॉब छोड़ के आप क्यों इधर आना चाहते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा है कि अगर मान लो कि आपकी लास्ट एम्प्लॉयमेंट 4 साल पहले थी और 4 साल पहले आपने इस्तीफा दिया और आज तक आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या भटक रहे हो, तो ये एक गैप है। ऐसे सिचुएशंस अगर हैं तो इनको टेकल करने के लिए भी थोड़ा सा बिफोर हैंड तैयार होकर के जाइए। लास्ट एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर मान लीजिए कि वो आपने छोड़ी है, आप उससे रिजाइन दे चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उस जॉब में आपको क्या ऐसी दिक्कत थी कि आप सेटिस्फाइड नहीं, तो आपको उस जॉब की कमियां नहीं बतानी। मतलब ये नहीं बताना है कि मैं तो वहां बहुत काम का बोझ होता था और ये था वो था। पुरानी जॉब जो भी आपने की है, अगर लंबे समय की है, तो उसको लेकर के थोड़ा उत्साह आपके मन में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां से स्केप करके यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव रवैया रखिए, आपने पहले भी जो काम किया है उसके प्रति आप थोड़ा एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए कि नहीं सर वहां भी ठीक था, ये था, लेकिन मैं कुछ और करना चाह रहा था या मैं इस फील्ड में आना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये किया है। और मैं मुझे थोड़ा सा मतलब इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि मैं इस तरफ आ गया हूँ। हालांकि वो काम भी मेरा बहुत अच्छा था, उसमें भी मुझे काफी इंजॉय भी हो रहा था, सीखने को भी मिल रहा था, लेकिन मेरा थोड़ा रुझान इस तरफ था, ऐसा कुछ भी बना दीजिए। लेकिन ये पुरानी जो भी आपने काम किया है उसके प्रति बहुत नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, इससे क्या अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहता है कि भाई आप जो नौकरी कर रहे थे जहां से आपको पैसा मिल रहा था, आप उसको लेकर के ऐसे रवैया रखते हैं। थोड़ा बहुत आप आलोचना की दृष्टि रख सकते हैं, एक आध पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन बहुत टू मच नेगेटिव मत होइए उसके प्रति कि भाई हाँ कि मैं ये कर रहा था, उसकी समस्या थी, वो समस्या थी, इस तरह से नहीं रखना है अपने आप को। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस जॉब थी उसके प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, उसके बारे में भी आप बुरा मत कहिए, लेकिन साथ ही साथ आप इस जॉब में क्यों जाना चाहते हैं उसकी भी वजह बता दीजिए। और अगर ये गैप आ रहा है तो फिर थोड़ा सा इसका आंसर तैयार कर लीजिए कि इसमें आप क्या दे सकते हैं। मैं आपको गैप
में क्या आंसर दे सकते हैं ये मैं आपको पर्सनली, और अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हर किसी का एक आंसर नहीं होगा, सबके अपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से आंसर बनेंगे, है ना। तो जो स्पेसिफिक आंसर्स होंगे आप मुझसे सोच लीजिए और मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन आप हर किसी का एक ही आंसर तो हो नहीं सकता, आपका प्रोफाइल भी तो मैच करना चाहिए ना उस आंसर से, इसलिए आप उसको थोड़ा सा खुद सोचिए और फिर राय ले लीजिएगा। तो और अगर ये गैप आ रहा है तो इसका भी जस्टिफिकेशन आपको पता रखना है। क्लियर है? अब अपन आते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले कॉलम पे। अब दो कॉलम और बच रहे हैं आपके डेस्क पे, एक एम्प्लॉयमेंट वाला और दूसरा हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला। तो इन दोनों को अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट में तो क्या है कि आपके जो भी जॉब में आप रहे हो उसके बारे में आपको वैसे भी पता होगा, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं, क्योंकि वहां तो आप काम करके ही आए हैं। आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भले ही पता ना हो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में पढ़ के भूल जाते हैं, कई बार ढंग से पढ़ते भी नहीं है, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है एक्चुअल फील्ड पे, तो आपको उसके बारे में ऑल इन ऑल पता रहता ही है। तो उसके बारे में सवाल अगर पूछे जाएंगे तो इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप आंसर नहीं कर पाते। आप लोगों के किसी के गैप आ रहे हैं कि जो राज और जो है आप पीएस, अगर गैप आ रहे हैं तो आप बता दीजिए उसको पढ़ने के लिए। अगर ज्यादा आ रहा हो तो 1-2 साल का हो तो उसको गैप नहीं मानेंगे, तो ठीक है, उसमें तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ज्यादा आ रहा हो, 3 साल 4 साल से ज्यादा आ रहा हो तो बताना। नहीं फिर तो आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, अगर गैप नहीं है फिर आप सेफ है, लेकिन होता है कई स्टूडेंट्स को, अगर गैप नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, एम्प्लॉयमेंट कॉलम पे आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, बस बस फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर आपकी कंटिन्यूअसली वर्किंग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैप आ जाता है फिर थोड़े क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल का गैप भी मायने नहीं रखता, अगर मतलब अगर लंबा गैप हो 3-4 साल का तो क्वेश्चन। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपने जिन भी फील्ड्स पे काम, अगर आपके एक से ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में, अगर एक से ज्यादा कंपनीज के या जॉब रोल्स के एक्सपीरियंस, मल्टीपल जॉब रोल्स, मोर देन वन है ना, मल्टीपल जॉब रोल्स एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज या कंपनीज, जो भी आप बोलो कंपनी, तो इसमें आपको प्रायोरिटी कैसे देना है। जो आपकी सबसे लास्ट जॉब थी या जॉब है, मान लो अभी भी है, अगर आपकी रिसेंट जो जॉब है या लास्ट जो रही, रिसेंट है, करंट मतलब रिसेंट का मतलब आप करंट मान के चलो, कि जो आपकी करंट है, अगर आप अभी भी जॉब में हो तो जो आपकी करंट है या रिसेंट रही है, सबसे पिछली रही है, उसको सबसे हाई प्रोफाइल प्रायोरिटी पे रहो। मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट से भी मोस्ट मान लो इसको, इससे सवाल आएंगे। अगर करंटली आप जिस जॉब में हैं या रिसेंट जो आपका जॉब रहा है, उस जॉब प्रोफाइल से, जॉब रोल से, या उस जॉब रोल या उस कंपनी से आपसे सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा, ये हाईएस्ट प्रेफरेंस है। अगर आपका एक ही कंपनी में रहा है तो जाहिर सी बात है, दिखती बात है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अगर आपका मल्टीपल में रहा है तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे प्रायोरिटी थोड़ी 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 कम भी होती जाएगी, ठीक है। जैसे इससे पहले आप जिस जॉब में थे वहां का जॉब रोल, कंपनी से सवाल इसकी तुलना में कम चांसेस है कि उससे पहले जहां थे उसकी चांसेस थोड़े से और कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये नॉर्मली एक्सपेक्टेड में तो रहेंगे कि आपने कहां से शुरू किया था, इनिशियल आपका एक्सपीरियंस क्या था, वो भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड में तो ये रहेंगे। क्लियर है? तो जो सबसे रिसेंट है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी रखिए, करंट है तब भी और रिसेंट है तब भी, और पिछले को थोड़ा कम पे रख लीजिए। फिर भी आपको उनको एकदम कम नहीं आंकना है, नॉर्मली उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही। और अगर आपकी फर्स्ट जॉब जो थी उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। इंटर्नशिप अगर कहीं की हो तो इंटर्नशिप से भी पूछा जा सकता है, इंटर्नशिप अगर हो तो इंटर्नशिप से भी पूछा, ठीक है।
अब इससे सवाल क्या आएंगे, तो ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको एक लिस्ट बना के दे दी जाए कि ये सवाल पूछे जाएंगे। हर फील्ड और हर जॉब रोल के हिसाब से सवाल बदलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे सवाल जो आते हैं वो किस तरह के, किस कैटेगरी के रहते हैं जनरली। जनरली किस कैटेगरी के रहते हैं वो अपन देखते हैं। तो उसमें आपका जो भी आपका रोल रहा या रोल हो, जो भी आपका, आप किस प्रोफाइल पे है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप प्रोफाइल बोलते हैं, जॉब प्रोफाइल, कॉमनली हम इसको जॉब प्रोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी पद पर हैं, जिस भी ऑफिस में है, वहां क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली आपका क्या काम है वो आपको पता होना चाहिए। और उससे रिलेटेड फिर अलग अलग चीजें, आपका क्या काम है और क्या जिम्मेदारी है, आप क्या काम करते हैं, उस वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर आपका जो काम है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं कि आप किस तरह, मान लीजिए कि आप किसी मशीन पर है तो आप कौन सी मशीनों पर काम कर रहे हैं, है ना, किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, है ना, इससे रिलेटेड जो इसका इम्पैक्ट है वो पूछा जा सकता है। इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, अभी हाल ही में क्या इसमें परिवर्तन या डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो पुराने से कैसे नए हैं, किस प्रकार भिन्न है, ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हर जॉब प्रोफाइल का अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, आपने उसमें क्या क्या काम किया या कर रहे हैं, उसमें रिसेंट डेवलपमेंट या रिसेंट ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट से, गवर्नमेंटल पॉलिसीज वगैरह या कोई फ्रेमवर्क हो, गवर्नमेंट पॉलिसी या फ्रेमवर्क अगर कुछ हो, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कितना है, ये तमाम चीजें। फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में जहां आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो एस्पेक्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एकेडमिक्स और एम्प्लॉयमेंट वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं इस इंटरव्यू में, तो इसीलिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स है ना, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो किस तरह का स्किल्स, किस तरह की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चाहिए उस फील्ड में जाने के लिए, है ना, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम चीजें, कितने लोगों को उस फील्ड में, उस सेक्टर में जॉब मिल रही है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए अपने दिमाग से कि मेरे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको केवल एक थोड़ा सा सोचने का आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको सोच के रखिए, जनरल क्वेश्चंस भी और थोड़े से डीप क्वेश्चंस भी, दोनों तरह के सोच के रखिए कि भाई आपका क्या रोल, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और आपने वहां पर क्या काम करते हो, बेसिकली आपका क्या काम है, ठीक है। आपका जो काम है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप वो काम कैसे करते हो, कौन सी मशीन का यूज करते हो, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, है ना, ये तमाम चीजें। और उसमें एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली एक फील्ड है, एम्प्लॉयबिलिटी की, पॉसिबिलिटी की, कितनी पॉसिबिलिटी है, किस तरह के जॉब, किस तरह की स्किल्स चाहिए उस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, है ना, आप जो है उसमें कितने सेटिस्फाइड हो, नहीं हो, उस जॉब की पॉजिटिव बातें क्या है, उस जॉब की नेगेटिव बातें क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तीन अच्छी बातें बताइए आपकी, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में तीन अच्छी बातें आप बताइए जो आपको लगती है। तीन कमियां बताइए कि भाई आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें कौन सी तीन कमियां आपको लगती है। तीन की संख्या उनकी थोड़ी मतलब स्टैंडर्ड मानते हैं, तो तीन पांच ऐसे पूछते हैं। तो आप जो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में तीन खासियतें हमें बताइए या तीन प्लस पॉइंट बताइए, आपको क्या मतलब इस जॉब में रहते हुए आपने क्या गेन किया, ठीक है। उसके बाद या फिर तीन कमियां बताइए कि इसमें आपको क्या ग्रोथ में क्या एक हिंड्रेंस क्या लगता है, इम्पेडिमेंट क्या लगता है ग्रोथ में, वो बताइए। ऐसी कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव दो दो तीन तीन चार चार बातें आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये कि आप इस जॉब को लीव क्यों कर रहे हो और इसमें क्यों आ रहे हो, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
कि भाई जी आप तो अच्छी खासी, मान लो आप अच्छी खासी प्रोफाइल पे हो, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हो, जॉब भी ठीक है, तो आप जो है अभी अच्छी खासी पोस्ट पे हो या अच्छी जॉब में हो या नहीं भी हो तो उसमें ग्रोथ है, आप आगे उसी में ग्रोथ कर सकते हो, तो व्हाई डू यू वांट टू लीव दैट जॉब एंड कम इनटू अ डिफरेंट प्रोफेशन ऑल टुगेदर। तो आपको उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार होके जाना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जॉब प्रोफाइल से पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बिफोर हैंड तैयारी करनी है, क्योंकि वहां जाकर के आप एकदम ऑन फैसला ऑन द स्पॉट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। फैसला ऑन द स्पॉट वाली स्थिति खराब रहती है, आप कुछ भी बोलोगे वहां पर, क्योंकि वहां पर दिमाग वैसे ही मतलब उतना का एक थोड़ा प्रेशर सिचुएशन होती है, थोड़ी सी स्ट्रेसिंग सिचुएशन होती है, तो थोड़ा इस वजह से भी आप उतना सोच नहीं पाते। तो थोड़ा सा इसको पहले से ही सोच के चले जाओ कि अगर पूछा जाए, जैसे अगर आपको अभी कोई ऐसे ही ऑल ऑफ द सडन पूछ ले कि आपकी जॉब के बारे में 3 अच्छी बात बताइए, तो शायद आप ना सोचो, या एकदम एग्जैक्ट वैसी ना सोचो जैसे कि सोचना चाहिए। वहीं अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा सोचो तो शायद कुछ अच्छी बात आप लिखोगे और वही आप याद करके चले जाओगे। ऐसा है। अगर वहां पर आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम आप एक्टिंग ये करोगे कि आप अभी बता रहे हो सोच के, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम रट्टू तोते की तरह बोल दिया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो विचार करने के बाद आंसर देने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सोचना रिक्वायर्ड है, मतलब सोच के जवाब देना है, वहां अगर आप एकदम से तोते की तरह बोल दोगे तो ऐसा लगेगा कि आप रट के आ गए हो पहले ही सोच के। तो थोड़ा सा आप ये ओवर एक्टिंग नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा एक्टिंग तो कर ही सकते हो कि मैं अभी एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए आपके भाव से, मतलब भाव मतलब चेहरे से ऐसा लगना चाहिए। अगर आपसे पूछा और आपने एकदम छूटते ही आंसर दे दिया पिन पॉइंटेड, जैसे आप रट के आए थे, भाषा भी वैसी, शैली भी वैसी, स्टाइल भी वैसा, तो वो गलत है। थोड़ा सा आप ये एक्सप्रेशन ये दीजिए कि आप अभी सोचकर आंसर दे रहे हैं, भले ही आप पहले से तैयार होकर गए। क्लियर। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे ही, आप ये मान के चलो, इसलिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में आप जरूर तैयार होकर जाओ। आपने जिस कंपनी में काम किया है उसकी भी थोड़ी सी जानकारी कि वो क्या काम करती है और किन किन फील्ड्स में एक्टिव है, कब से चल रही है, उसकी क्या स्पेशलिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ उसके ऑफिसेस हैं ना, कितना क्या उसका टर्नओवर वगैरह है, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग की फील्ड में तो उससे रिलेटेड, तो जिस भी संस्थान के साथ आप जुड़े हैं, जिस भी कंपनी या संस्थान के साथ आप जुड़े हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी मतलब क्या काम कर रही है, किन किन फील्ड्स में है, कब से स्टेब्लिश्ड है, कहाँ कहाँ काम करती है, उसका क्या टर्नओवर है, और बाकी भी सारी बहुत सारी चीजें जो उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं, तो फ्रीलांसिंग की जो सिचुएशंस हैं उसमें क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या नेगेटिव बातें हैं, उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, उसमें स्कोप कितना है, चैलेंजेस क्या है, कैसे हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, मैं हर एक का अलग नहीं बता पाऊंगा, उसके बारे में इस तरह से आप सोचिए कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखो आप, मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि आप अपने आप को इंटरव्यूअर समझिए, आप परकाया प्रवेश कीजिए, अपने आप को समझिए कि मैं इंटरव्यूअर हूं। मेरे सामने अगर इस जॉब प्रोफाइल वाला कोई व्यक्ति आए और मुझे इसके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कोई सवाल पूछने हैं, तो मेरे दिमाग में क्या सवाल आएंगे, आप ये बनाइए। तो आपके दिमाग में खुद ही कुछ सवाल आ जाएंगे, उसमें आपको सोचना फिर नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में खुद ही कुछ इस तरह के सवाल आ जाएंगे। और कुछ कॉमन सवाल आएंगे, कुछ थोड़े से अनकॉमन आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे ही आएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे में जॉब करता है फॉर एग्जांपल, तो एक कॉमन व्यक्ति के दिमाग में क्या सवाल आएगा रेलवे से रिलेटेड। रेलवे में जो, अब मान लीजिए रेलवे में सिविल में काम कर रहा है, मान लो सिविल डिपार्टमेंट में, तो क्या इसके दिमाग में ख्याल आएगा। हमारे यहाँ जो रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं काफी होते हैं, उसमें कई कई लोग मर जाते हैं, मरते हैं ना। अगर मैं सिविल बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं हूँ, किसी और बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, मान लो एकेडमिक्स का हूँ, मेरे सामने एक बच्चा है जो कि रेलवे में काम करता है और सिविल में काम करता है, सिविल डिपार्टमेंट का है, मेरे दिमाग में कॉमन क्वेश्चन क्या आएगा, रेलवे में जो एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध सिविल लाइन, सिविल वाले जो है उनके साथ है, कंस्ट्रक्शन के साथ है, ठीक है।
तो मेरे दिमाग में ख्याल आ सकता है कि भाई हमारे यहाँ रेलवे में क्यों इतने एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए कौन से रीजन या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, आप क्या मानते हैं, और इन रीजन या फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उस पर आपकी क्या राय है। पहले तो कौन से रीजन या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से रेलवे में इतने एक्सीडेंट होते हैं, फिर हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपसे समाधान हमेशा पूछा जाएगा, इसलिए आप हमेशा समाधान देने वाले व्यक्ति के रूप में भी अपने आप को बताइए कि मैं इसका समाधान ऐसा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई एकदम ही जिसको ये भी नहीं पता, वो पूछ सकता है कि भाई आजकल रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपकी क्या राय है, रेलवे को प्राइवेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की वजह से रेलवे फैसिलिटीज में क्या परिवर्तन आएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। प्राइवेटाइजेशन करना सही है गलत है, अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, उससे रेलवे फैसिलिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा। आप सिविल बैकग्राउंड के हैं, आप बताइए कि क्या इससे ये जो बाकी फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स, इसमें कमी आएगी या ये और ज्यादा बढ़ेंगे। ये इस तरह से सवाल आप थोड़ा सा एक खुद ही सोचिए कि इस पे क्या सवाल बन सकते हैं मेरी जॉब प्रोफाइल पे, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। आप लिस्ट तैयार कीजिए और हर जवाब को इस तरह, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जवाब से ही अगला सवाल निकल जाए तो बहुत बेहतर होता है। जवाब ऐसे दीजिए कि उस जवाब में 2-3 सूत्र हो जिसे पकड़ के अगला सवाल निकल आए, थोड़ा सा ओपन एंडेड सवाल हो जहां से अगला सवाल बन जाए, तो आप खुद ही उसको फिर क्रॉस क्वेश्चन के रूप में पहले से सोच सकते हैं कि अगर मैं ये जवाब दूंगा तो इससे ये 3 क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे और मैं इन तीनों को प्रिपेयर कर लेता हूँ, ऐसा। तो अपने जवाब में ही लिंक्स छोड़ दीजिए और उन्हीं लिंक्स को बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लीजिए, ऐसा। और जब भी आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो आपकी आंखों में चमक दिखनी चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए अपनी जॉब प्रोफाइल को लेकर के। ये एक डलनेस नहीं दिखना चाहिए चेहरे पे कि अरे ये तो बहुत बेकार जॉब है, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि वहां से मुक्ति मिल जाए और मैं सरकारी नौकरी में या किसी फला नौकरी में चला जाऊँ। इस तरह का भाव ना तो भाषा में आना चाहिए ना चेहरे पे आना चाहिए, क्योंकि ये गलत इंप्रेशन पैदा करता है। आपको जो काम आपने किया है उसके प्रति आपके मन में उत्साह का और सम्मान का भाव होना चाहिए, चेहरे पर भी वो दिखना चाहिए और वाणी से तो दिखना चाहिए ही, ठीक है। इसके अलावा आप जिस प्रोफाइल में थे उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है, स्कोप जिसको बोलते हैं, इन वेरियस फील्ड्स, वो भी सोच लीजिए। जिस भी जॉब में है आप, रहे हैं या है, जो भी है, उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज प्लस स्कोप इन वेरियस फील्ड्स, उसका क्या इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं बोलेंगे, उसका क्या क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, आगे भविष्य में उसका क्या सिग्निफिकेंस है या आगे भविष्य में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, और उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या स्कोप है उसमें, कितना आगे वो जा सकता है, और क्या फ्यूचर डेवलपमेंट्स उसमें होने वाले, करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होने वाले या हो सकते हैं, क्या स्कोप है उसमें, ठीक है। साथ ही साथ उसका एम्प्लॉयमेंट में योगदान आप अलग से देख लीजिए कि वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा और कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके लिए क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है, क्या एम्प्लॉयबल स्किल्स जरूरी है, वो सब। और साथ ही साथ एक वाइडर फलक पे, एक वाइडर रेंज में या वाइडर स्पेक्ट्रम पे उसका क्या इम्पैक्ट, एक वाइडर स्पेक्ट्रम पे उसमें क्या स्कोप और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर की क्या संभावनाएं और स्कोप, उसमें वाइडर स्पेक्ट्रम पर आप देखिए तो क्या फ्यूचर स्कोप है, पॉसिबिलिटी उसमें निहित है, ठीक है। तो आप उसको वाइडर से फिर सीमित क्षेत्रों में देखते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट में क्या है, उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, और फिर पूरे समाज और देश के लिए या उस पर्टिकुलर फील्ड के भविष्य के लिए उसका क्या योगदान है, ये आपको पता, और फिर पूरे मैनकाइंड के लिए। इस तरह से आप उसको स्पेसिफिक से ब्रॉडर और फिर पूरे एक वाइडर स्पेक्ट्रम पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का आपका जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होगी। अब अगला जो टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाना चाहिए, मेरे हिसाब से पूछ भी सकते हैं, पूछे जाते हैं कई बार, वो है आपका हॉबी कॉलम, जिसको कॉमनली हॉबी बोल दिया जाता है।
तो हॉबीज भी इसमें आ गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आ गई। जो आपने ऐसा कुछ किया हो अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में, इवन एम्प्लॉयमेंट के टाइम भी, तो सब इसमें आ जाता है। हाँ, कैटेगरीज में मैंने आपको फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के बारे में नहीं बताया था, मैं यहीं पर उसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। अगर आप फिजिकली चैलेंज या हैंडीकैप कम्युनिटी में है ना, तो उसमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपसे सवाल आएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप डिसेबल कैटेगरी में ना, फिजिकली डिसेबल या फिजिकली हैंडीकैप, पीएच कैटेगरी जिसको बोलते हैं, अगर आप उसमें आ रहे हैं तो अपने बारे में जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में पढ़ के जाइए। मतलब कई लोगों को यही नहीं पता होता कि मुझे कौन सी डिसेबिलिटी है, उसमें मैं कितने परसेंट में आ रहा हूँ, ऐसा। तो आप अपने बारे में, अपनी आपकी जो भी फिजिकल कंडीशन है, जो भी आपकी है, मतलब डिफरेंटली एबल्ड वाली जो कंडीशन है, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने परसेंट की डिसेबिलिटी है, और उस डिसेबिलिटी का टेक्निकल नाम क्या है, और उसमें आप कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो, किसके लिए नहीं हो। तो आपकी जो भी फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं, तो अपने बारे में उसके आपको पता होना चाहिए, तो आप उसको पढ़ के जाइएगा, जानकारी याद रख के जाइएगा। ठीक है, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो आंख से हो, हाथ से, किसी भी जगह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या है, कौन सी डिसेबिलिटी, कितने परसेंट है। कई बार ये भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। साथ ही साथ आपको, आप ये मान के चलिए कि अगर आप फिजिकली डिसेबल कैटेगरी में है, विजिबल है, वो डिसेबिलिटी ज्यादा है परसेंट में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे कि आप कैसे हैंडल करेंगे अगर कोई चैलेंज आता है तो, या अभी तक आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पीएच कैटेगरी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो सवाल है ही नहीं, होना चाहिए, क्यों नहीं है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें जो चैलेंजेस होंगे उसको कैसे टेकल करेंगे, बीइंग डिफरेंटली एबल्ड। तो वो सारे क्वेश्चंस आप तैयार करके जाइए। तो अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड या हैंडीकैप कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अपने हैंडीकैप मतलब अपनी डिसेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी आपको तैयार करके जाना है, चैलेंजेस के रूप में, समाधान के रूप में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में, और भी जो जो सवाल बनते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अगर अपन बात करें, तो इसमें दो तीन चीजें आपको, आप इसमें भर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने कोई, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, तो आप डाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए स्कूल में बहुत लोग एनसीसी वगैरह में जाते हैं, तो एनसीसी का उनके पास सर्टिफिकेट रहता है। एनएसएस में भी बच्चे जाते हैं तो एनएसएस का सर्टिफिकेट रहता है ना। या और कोई डिबेटिंग में आपने कोई प्राइज जीता हो, है ना, या आपने कोई और कंपटीशन वगैरह जीता हो, तो आप लिखिए। रोबोटिक्स में बच्चे, कई बार रोबोटिक्स की भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, तो रोबोटिक्स में प्राइज जीतते हैं। ये ऐसा थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल का, ऐसा नहीं कि आपने स्कूल में फिफ्थ क्लास के मॉनिटर थे तो वो लिख दो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा मतलब स्कूल में 10वीं के बाद का ही लिखो तो अच्छा है, 9वीं 10वीं के बाद का। और कॉलेज में, जॉब में, जो भी आपको इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिले हो, तो आप वहां लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आपने या तो कॉलेज में किया हो, या यूनिवर्सिटी में किया हो, पीजी में, है ना, या फिर स्टेट लेवल पे आप रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहा हो, ऐसा कुछ थोड़ा बड़ा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप कॉलेज और स्कूल का भी डाल सकते हो, हाई स्कूल से ऊपर का, और उससे पहले का थोड़ा सा डालने से बचना। आपने 5वीं क्लास में मान लीजिए कि पेंटिंग कंपटीशन जीता हो, तो वो थोड़ा सा मतलब लो लेवल का हो जाएगा, वो अपने को नहीं डालना है।
है ना। तो आप अगर आपके पास इतने सारे, आपका जॉब प्रोफाइल इतना रिच है, मैं जॉब प्रोफाइल बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर आपका ये एक्स्ट्रा करिकुलर वाला जो प्रोफाइल है वो अगर इतना रिच है कि आपको स्टेट लेवल पे ही या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप यही डाल दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, तो फिर आप कहाँ पे डालिए, कॉलेज लेवल पे डाल दीजिए। अगर कॉलेज लेवल का भी आपके पास नहीं है तो फिर हाई स्कूल लेवल का डाल दीजिए, क्योंकि इसमें मांगा गया है आपसे आपका सर्टिफिकेट, आपका जो डेफ है उसमें सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, क्योंकि वहां पर आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना है, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मन से उल्टा सीधा जिसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं हो वो मत डालिएगा, पहली चीज तो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं हो तो आप हाई स्कूल वाला भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9th के बाद आपने कुछ भी किया हो तो आप डाल दीजिए, क्योंकि ये एनसीसी एनएसएस वगैरह जो स्कूल में ही रहता है ना, तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके अलावा भी आपने कुछ किसी भी कंपटीशन में, डिबेट हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, कोई भी ड्रामा हो, रोबोटिक्स हो, मशीन वाला हो आपका, या जो खेल कूद की टूर्नामेंट्स वगैरह होती है, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, कबड्डी में हो, किसी में भी हो, आपके पास बस सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सर्टिफिकेट सब मत भरिए, 2 या 3 जो आपको लगता है कि जिसमें आप सवालों के जवाब दे पाएंगे उतने भर दीजिए, बस बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अगर आपने एनसीसी या एनएसएस में पार्टिसिपेट किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, भर दीजिए। और आपके पास कोई इनमें से किसी भी चीज का सर्टिफिकेट है, भर दो। पर स्कूल का मत भरना। स्कूल का मतलब ये है कि मिडिल और प्राइमरी का मत भरना, कि मैंने तो 5वीं क्लास में रंगोली प्रतियोगिता जीती थी और मैंने 3री क्लास में एक छोटा सा पोस्टर बनाया था, ये नहीं भरना है। या मैं क्लास मॉनिटर रहा कक्षा 2 में, ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम 9th के बाद। और उसमें भी अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, पीजी, कॉलेज के रिप्रेजेंटेशन का है तो वो ज्यादा जरूरी है, मतलब वो ज्यादा प्रायोरिटी उसको दीजिए। अच्छा, आपने जीता ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेट किया हो तब भी भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व लिखा है, पार्टिसिपेशन किया हो। जीता हो ऐसा जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेट किया हो तब भी लिख दीजिए, अगर आपके पास पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है तो। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि आप में से कोई ऐसा है जो इनमें से कुछ किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, जिसने एनएसएस भी नहीं किया, एनसीसी भी नहीं किया, जिसने कभी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जीता भी नहीं और पार्टिसिपेट भी नहीं किया, या किया भी तो उसके पास इसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, अगर ऐसे किसी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो फिर आप इस कॉलम में हॉबीज वाला कॉलम भर दीजिए, बाकी को छोड़ छाड़ दीजिए। क्योंकि इसमें एक जो है वो हॉबीज वाला है कि आप अपने बारे में अगर कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहें, अपनी अभिरुचियों के बारे में, अपने रुझानों के बारे में, अ, अपने प्रकाशनों के बारे में, जो आपके सिलेक्शन में सहायक साबित हो तो आप दे सकते हैं, तो आप उसमें फिर भर दीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अ, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे तो फिर हॉबी कॉलम भर दीजिए। हॉबी का मतलब ये होता है कि जिसमें अलग से एक कैटेगरी आपके इसमें दी हुई है नीचे की तरफ, कि आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियों, प्रकाशनों आदि के संबंध में देना चाहें तो इसमें अंकित कर सकते हैं। तो यहाँ अभिरुचि का मतलब हॉबी, ठीक है। और प्रकाशन का मतलब पब्लिकेशन है, आपने कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा हो, कहीं पर छपा वपा हो, तो आप वो बता सकते हैं। आपको इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये भी आप बता, किसी वेबसाइट के लिए आपने कुछ लिखा हो, किसी मैगजीन के लिए लिखा हो, किसी न्यूज़पेपर में लिखा हो, कहीं पर भी किसी जर्नल में लिखा हो, तो ये अगर ऐसा भी कुछ नहीं किया तो हॉबीज तो हर बंदे की होती है, आप इसमें हॉबीज भर सकते हैं, जो भी आपकी हॉबी हो आप इसमें डाल दीजिए और उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पर इसमें बहुत ज्यादा इसको भरिए मत, फालतू 10-12 हॉबी मत डाल दीजिए, या सर्टिफिकेट बहुत सारे तो सब मत डाल दीजिए, क्योंकि आपके पास कितने सर्टिफिकेट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसको आपको हैंडल करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप 2-3 डालिए बस, बहुत मत डालिए, क्योंकि 2-3 से सवाल पूछा जाना आसान होता है और आप भी उसको टेकल कर पाओगे।
तो 2 या 3 काफी हो गई, उसको आप डालिए। और डालिए ऐसी चीज जिससे आप प्रिपेयर हो। मान लीजिए कि आपने कोई काम बचपन में कर रखा हो और अब आप उसके बारे में बिल्कुल ही भूल भाल गए हो, तो मत डालिए, क्योंकि सवाल हैंडल कर पाना जरूरी है। आपको आपने कितने प्रमाण पत्र जीते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई प्रमाण पत्र जीता हो और आप उसके बारे में जवाब ही नहीं दे पा रहे कुछ भी, तो फिर क्या मतलब है। तो आप वही लिखिए जिसके बारे में आप तैयारी करके जा सके और आंसर कर सके, ठीक है। कोई मेडल प्राइज आपने जीता हो, कुछ भी जीता हो, सर्टिफिकेट मेडल प्राइज वगैरह, देखो इसमें सर्टिफिकेट नहीं, मेडल प्राइज ये सब आ गए, या पार्टिसिपेट भी किया हो तब, ठीक है, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। हॉबी अगर आपने लिखा है तो फिर हॉबी, अब हॉबी क्या डालना है, कई तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हॉबी क्या डालना है। तो हॉबी के लिए मैं एक अलग से ही पूरा सेशन, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आधे पौन घंटे का हम लोग देख लेंगे कि इसमें आप क्या डाल सकते हैं। कोई पोजीशन आपने होल्ड की हो, जैसे आप कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव रहे हो, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं ना। जैसे आप सीआर बोलते हैं ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे रहे हो। कोई टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज की हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, मतलब किसी पोस्ट पर रहे हो। पोस्ट का मतलब यहाँ पर जॉब वाली पोस्ट नहीं है, कोई टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर आप रहे हो, कोई ब्लड बैंक, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया हो, आप उसके ऑर्गेनाइजर रहे हो, तो ब्लड डोनेशन में भी आप लिख सकते हैं। या कोई आप किसी एनजीओ की तरफ से आपने कोई काम किया हो, है ना, एनजीओ में आप रहे हो और एनजीओ की तरफ से आपने कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया हो, या कुछ भी काम किया हो, किसी गांव को विजिट किया हो, या किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी में आप सहायक रहे हो, जैसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जाकर के पढ़ाना, ऐसा कुछ भी, तो किसी एनजीओ के साथ जुड़े हो, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें डाल सकते हैं। आपने कोई खेल कूद की यानी स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की हो, टीम के मेंबर या कप्तान रहे हो, है ना, ये सब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव रहे हो, वो सब इसमें डाल सकते हैं। और डालना वही है जिससे आप सवाल के जवाब दे पाओ। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट होल्ड की है जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, तो मैं आपको मेंशन करूँ, मतलब मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप उसको डालिए, उसको मत छोड़िए। जैसे वही मैंने आपको बताया, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव रहे हो, या आपने कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया हो, कोई किसी तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया हो, कोई एनजीओ से जुड़े हो, तो आप उसको इसमें जरूर मेंशन कीजिए, लीडरशिप आपकी दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कोई कंपैशन दिखता है, कंपैशन मतलब वीकर सेक्शंस के प्रति कोई कंपैशन दिखता है, तो वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का काम आपने किया हो, है ना, या गांव में अगर पानी की समस्या है तो उससे रिलेटेड कोई काम आपने एनजीओ के साथ जुड़ के किया हो, नाली या सफाई अभियान के साथ, स्वच्छ भारत मिशन में कोई योगदान दिया हो, ऐसा, तो कोई भी कंपेशन या जिसको हम वेलफेयर का काम बोलते हैं, ऐसा कुछ किया। अगर पढ़ाने का काम किया है तब तो बेस्ट है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल वाली पोस्ट पे जाना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लीडरशिप का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल आप बेसिकली मैनेजर की पोस्ट है, लगभग आप उसको मैनेजमेंट मानिए। तो अगर आप कोई व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटीज अगर किसी में है, तो वो एक अच्छा मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर सकता है। और ये जो पोस्ट है, ये एक पूरे स्टाफ को, एक पूरे ऑफिस को, एक पूरी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाली फर्म, मतलब रोल है। अगर आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर जो भी है, अगर आप इस प्रोफाइल पे हैं तो बेसिकली आपको वहां पर मैनेजमेंट ही करना है, वो मैनेजीरियल वर्क है। और मैनेजीरियल वर्क इज वेरी सिमिलर टू लीडरशिप। जो व्यक्ति अच्छा लीडर है वही अच्छा मैनेजर हो सकता है। अगर आपने कोई लीडरशिप वाली क्वालिटीज आप में है, जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाले कॉलम में आप डिपिक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो यू बेटर ऐड इट इन योर डेस्क, आपको उसमें ऐड करना ही चाहिए डेफिनेटली, ताकि आपकी लीडरशिप या मैनेजरियल क्वालिटीज दिखाई पड़े, क्योंकि आपकी पोस्ट उससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी बची हॉबीज, तो हॉबीज में आप कुछ भी डालिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के
चले जाइए। मैं आपको थोड़ा सा हॉबीज के बारे में 10-15 मिनट में बता देता हूँ कि हॉबीज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो ये मान के चलिए कि जो हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने लिखी है वो आपकी हॉबी है, सामने वाले की नहीं है, इसलिए उसके बारे में बहुत डीप जानकारी उसकी नहीं होती। आपकी हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक्सपीरियंस आपका है, हॉबी आपकी है, उसका नहीं है। ठीक है, इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस फील्ड से आप रखिए कॉमन क्वेश्चन। क्योंकि आपकी हॉबी है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्टिविटी है, उसकी नहीं है, इसलिए वो आपसे सवाल पूछेगा एक लेमैन की तरह, जो एक कॉमन व्यक्ति के दिमाग में उस हॉबी या उस एक्टिविटी से क्या जिज्ञासा पैदा होगी वही पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी हॉबी डाली, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उदाहरण से उस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने हॉबी डाल दी है कि मेरी हॉबी है डांसिंग, डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें बहुत कॉमन हॉबी मत डालना, जैसे कई लोग क्रिकेट डाल देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट डाल के ना आप लोग यहाँ पर ये कर लोगे कि यहाँ से कोई सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो क्रिकेट बहुत कॉमन होता है, ये वॉचिंग क्रिकेट ये मत डालना, ये बहुत ही कॉमन है। आप कुछ ऐसा डालिए जिससे सवाल पूछा जाए, ताकि आपको एक दो क्वेश्चन लीक हो गए आपके इंटरव्यू के और आप उसकी पहले से तैयारी करके जा सको। अब वॉचिंग फिल्म्स अगर आप लिख दोगे तो उसमें क्या होता है कि वहां पर संभावना मर जाती है सवाल आने की, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है। क्रिकेट और मूवीज इस देश का हर व्यक्ति देखता है, सभी की हॉबीज है, इसीलिए वो इतनी कॉमन है कि आपसे पहले वालों से भी पूछी जा चुकी होगी, आपसे बाद वालों से भी पूछा जाएगा, तो बंदे उसमें बोर हो जाते हैं कि क्या पूछे इसमें। अगर आप थोड़ी सी यूनिक हॉबी डाल देंगे तो आप ये मान के चलिए कि उससे क्वेश्चन अराइज होगा और आप उसकी तैयारी करके जाओगे तो आपको थोड़ा इंटरव्यू आपका उसमें निकल जाएगा, ऐसा होता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कॉमन मत डालिए, क्योंकि उससे फिर अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया तो मतलब ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे डांसिंग आपने, हाँ अगर आप कॉमन डाल रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक करके डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स आप डाल सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक मत डालिए, फिर लिसनिंग स्पेसिफिक आप लिसनिंग फोक सॉन्ग्स या ओल्ड सॉन्ग्स आप डाल सकते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एज ग्रुप में अगर कोई ओल्ड सॉन्ग्स का लिखता है तो वो स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, और वो जो सामने बंदे बैठे हैं वो उसी एरा के हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, उसी एज के लोग हैं, तो उनको ये चीज स्ट्राइक कर सकती है, आप वो डाल सकते हैं। ठीक, हॉबीज के बारे में आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा मैं अलग से बता देता हूँ। डांसिंग अगर कोई डालता है तो अब देखो डांसिंग के बारे में जो सामने व्यक्ति बैठा है 50-60 साल का, उस वो व्यक्ति कैसे डांस करता है, उसको उसको डांस का मतलब उसके लिए क्या है अगर वो डांस करेगा तो। आपने देखा ही होगा जो ओल्ड लोग होते हैं 55-50 साल के, पतंग उड़ाते हैं, कभी कभी बल्ब बदलते हैं, उस तरह की स्टेप्स होती है। तो वो कोई भरतनाट्यम की टेक्निकल समझ तो रखेगा नहीं, या कुचिपुड़ी की टेक्निकल सब्जेक्ट तो नहीं, समझ तो नहीं रखेगा कि कौन सी मुद्राएं होती है, कौन सी भंगिमाएं होती है, त्रिभंग मुद्रा क्या होती है, अभंग मुद्रा क्या होती है, तो उसको नहीं पता है। तो डांसिंग में अगर आप लिख देते हो तो पहले तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, कि भाई डांसिंग में लिख करके आप क्या लिखो, कोई पर्टिकुलर डांस लिखो। जैसे कोई लड़की है तो घूमर लिख सकती है कि घूमर डांस, कोई लड़का है तो जैज लिख सकता है, या फोक डांस आप लिख सकते हो, भांगड़ा फोक डांस। अगर आप में से कोई ट्राइबल सोसाइटी को बिलोंग करता है तो वो इसमें आपका जो भगोरिया है डाल सकता है, भगोरिया नृत्य। कनगौर लिख सकते हैं, लड़की लड़की है दोनों ही। तो आप थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई, अगर आपका क्लासिकल में डिग्री है आपको तो आप कथक वगैरह भरतनाट्यम लिख सकते हैं अगर लड़की है तो। ठीक है, ऐसा, या तो आप इसको स्पेसिफाई कर दो। स्पेसिफाई करने से डांसिंग बहुत कॉमन है, इसमें दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं होता है, लेकिन आपने भगोरिया लिख दिया या घूमर लिख दिया तो इससे थोड़ा सा स्ट्राइक हो जाता है दिमाग में, इससे सवाल बनना, मतलब क्या होता है, जिज्ञासा पैदा हो जाए, एक सहज जिज्ञासा, एक कॉमन क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है। जैसे आप घूमर बोल दोगे, भगोरिया बोल दोगे तो कॉमन क्यूरियोसिटी पैदा हो, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओ,
याद करके चले जाओ, लगे तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब आपसे कॉमन क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, मान लीजिए कि आपने कहा कि मेरी जो हॉबी है वो है, मान लीजिए कोई लड़की उसने कहा घूमर डांसिंग, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा भाई घूमर में क्या होता है, ये फोक डांसिंग है या कौन सी है, किस एरिया में की जाती है, इसमें किस तरह से डांसिंग की जाती है, कि लड़कियां करती है या लड़के भी कर सकते हैं, घूमर में जो घूमने का महत्व है वो। फिर डांसिंग से पूछ सकते हैं कि भाई डांसिंग जो है, बताइए कि इसके कोई 3 फायदे बताइए या 5 फायदे बताइए। डांसिंग जो आपकी हॉबी है, आपको क्या लगता है आपकी सामान्य जीवन में, कॉमन लाइफ में इससे क्या फायदे आपको मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं, कोई बोलेगा कि इसके 5 बेनिफिट बताइए, तो आप 5 याद करके चले जाएंगे, आप खुद भी बता सकते हैं। पहला तो ये कि भाई डांसिंग से व्यक्ति फिट रहता है, एक शारीरिक मतलब एक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है, एक कारण एक ये है। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि डांसिंग जो है उससे हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि डांसिंग का संबंध है संगीत से, और अब ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो गई है कि म्यूजिक सुनने से व्यक्ति जो है फ्रेश फील करता है, अच्छा फील करता है, उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ठीक ठाक बना रहता है। तो क्योंकि इसका संबंध म्यूजिक से है, तो ये हमारे दिल दिमाग को भी तरोताजा और फ्रेश रखता है, जिससे अच्छी चीज होती है। तीसरी चीज जो है वो डांसिंग से ये होती है कि जो व्यक्ति डांस कर रहा है वो एक तरीके से बैलेंस करता है चीजों को, इसलिए उसके अंदर बैलेंसिंग कैपेसिटी भी पैदा हो सकती है अपनी लाइफ में। भाई वहां पर आपको हाथ पैर शरीर सबको बैलेंस करके चलना रहता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को इतने अच्छे तरीके से मैनेज मतलब बैलेंस कर सकता है, संतुलन साध सकता है, वो अपने जीवन में भी संतुलन साधेगा और संतुलन का महत्व कम से कम समझेगा। तो बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है ये हमको डांस बताता है। जहां बैलेंस बिगड़ा आपका डांस बिगड़ जाता है, उसी तरह लाइफ में जहां बैलेंस बिगड़ा लाइफ में भी उथल पुथल हो जाती है। तो ये भी हम सीखते हैं, है ना। तो ये आप इस तरह से कुछ भी 3-4 फायदे सोच लीजिए अपनी हॉबी के बारे में जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्या एक कोई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका जैसे मान लो फील्ड में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि भाई आपकी जो हॉबी है क्या उसमें आप कोई एम्प्लॉयमेंट का स्कोप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आजकल लोग डांसिंग से बहुत कमाने लग गए हैं। कोरियोग्राफी जो है वेडिंग कोरियोग्राफी, इट हैज इमर्ज्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ऑल टुगेदर। आप देखेंगे कि जो वेडिंग कोरियोग्राफी है वो अपने आप में एक बड़ा प्रोफेशन बन के उभरा है हाल फिलहाल में। शादियों में जो लोग डांस सिखाते हैं हजारों हजारों रुपए उससे कमा लेते हैं। इवेंट प्लानर्स होते हैं शादियों में जो ये काम करवाते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं शादियों में। तो आप ये भी एक ट्रेंड बता सकते हैं कि सर हाल ही के वर्षों में डांसिंग में हमारे यहाँ एक वेडिंग कोरियोग्राफर करके एक नई ही एक प्रोफाइल इजाद हुई है, जिसमें लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं कोरियोग्राफी करके। बड़ी बड़ी एकेडमीज खुली हुई है कोरियोग्राफी की। उसके अलावा सामान्य जो डांसिंग है वो तो लोग करते ही हैं, तो उससे भी एक तरीके का वो तो प्रोफेशन खैर है ही। फिर डांसिंग 2 तरह की होती है, क्लासिकल और फोक। क्लासिकल जो हमारे डांस फॉर्म्स है उसको आप याद रख लीजिए, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथक मोहिनीअट्टम वगैरह ओडिसी मणिपुरी। और जो फोक है भांगड़ा वगैरह ये याद रखिए। कौन से डांसेस जो है वो ज्यादा लाइवली है, मतलब जिनमें जीवंतता ज्यादा है, जैसे भांगड़ा गिद्दा ये ज्यादा जीवंत है ना। कौन से डांस सिर्फ पुरुष करते हैं, कौन सी महिलाएं करती है, कौन से दोनों करते हैं। एमपी के कौन कौन से फोक डांसर्स हैं, ऐसा आप थोड़ा बहुत इसके बारे में तैयारी कर लीजिए, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी हॉबी को पहला तो बहुत ज्यादा कॉमन मत रखिए, और कॉमन रख भी रहे हैं तो उसको थोड़ा स्पेसिफिक रखिए। जैसे वॉचिंग फिल्म्स की जगह आप वॉचिंग आर्ट फिल्म्स लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो उसमें थोड़ा सा एक स्पेसिफिकेशन आ गया, ठीक है। वॉच लिसनिंग सॉन्ग्स या लिसनिंग म्यूजिक की जगह आप लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स लिख सकते हैं, रेट्रो बॉलीवुड सॉन्ग्स लिख सकते हैं या रेट्रो सॉन्ग्स लिख सकते हैं। तो वो रेट्रो वर्ड अपने आप में दिमाग में जिज्ञासा पैदा कर देगा, रेट्रो शब्द ही जिज्ञासा पैदा कर देगा। अगर आप फोक डांस का नाम लिख देंगे तो अपने आप क्यूरियोसिटी, हाँ भाई भगोरिया में क्या होता है पूछे, घूमर में क्या होता है पूछे, ऐसा है। इसी तरह अगर आप फिल्म देखने में किसी पर्टिकुलर टाइप की फिल्मों का जैसे आप मान लीजिए कि थ्रिलर पसंद करते हैं या साइंटिफिक फिल्में पसंद करते हैं ना, साईफाई जिसको बोलते हैं, साइंस फिक्शन साईफाई फिल्म्स पसंद करते हैं, तो आप वॉचिंग साईफाई फिल्म्स, साइंटिफिक फिक्शन या साइंस फिक्शन जिसको बोलते हैं, मेरे ख्याल में साइंस फिक्शन फिल्में डाल दो,
तो फिल्में देखने की जगह आप साईफाई फिल्में डाल सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो, थ्रिलर फिल्में डाल सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो, आप पीरियड फिल्में या बायोपिक्स जिसको बोलते हैं बायोपिक डाल सकते हो कि मुझे बायोपिक्स देखना पसंद है ऐसा। तो उससे बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन जाते हैं। डायरी लिखना किसी की हॉबी हो सकती है ना? डायरी लिखने के 5 फायदे बताइए, डायरी लिखने से क्या होता है? तो डायरी लिखने का एक फायदा तो यही है कि आप जो है अपने आप को एक तरीके से जिसको कहेंगे कि अपने लाइफ में अनुशासन लेकर आते हैं। अगर आपकी डायरी लिखने की आदत है इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है। उसके अलावा दूसरा है कि आप अपने हर काम को चेक करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं। डायरी लिख तो देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, थोड़ा सोचिए। जैसे डायरी लिखना एक मतलब हॉबी हो सकती है डायरी राइटिंग। इसके 5 फायदे सोच लीजिए, 3 सोच लीजिए, 5 ना सोच पाए। पहला तो ये कि डिसिप्लिन, अनुशासन, क्योंकि आप सुबह शाम एक काम करते हैं तो उससे आपके अनुशासित होने का पता चलता है। दूसरा जो है कि इससे आपको क्या होता है कि आप अपने ऊपर चेक रखते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी एक्टिविटीज को, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जिसको हम आप जिसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, अपने आप का विश्लेषण। जब आप डायरी लिखते हैं तो आपने क्या किया, आप उसके बारे में विचार करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मेरे इस कृत्य का, मेरे इस एक्शन का क्या प्रभाव हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मुझे ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं करना चाहिए था तो भविष्य में आप वो करने से बचेंगे, अगर करना चाहिए था तो आप भविष्य में भी वैसा ही करेंगे। तो आप जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत माइंडफुल तरीके से सोचते हो, हर एक्टिविटी को, अपने हर कृत्य पर एक पैनी नजर रखते हो, एक थॉटफुल दिमाग आप लगाते हो, एक थॉटफुल रवैया रखते हो अपनी लाइफ में, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी रेयर थिंग। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डायरी राइटिंग से और क्या फायदा हो सकता है? आपके लिखने की हैबिट बन जाती है। ये भी है कि भाई आज के जमाने में जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है, अगर हम रोजाना 3-4 पेज लिखता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ओल्ड एज में है या जो कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता, तो वो अपने आप में अच्छी चीज है ना, लिखने से। साथ ही साथ कोई क्रिएटिविटी भी, आप एक क्रिएटिव चीज भी होती है, क्योंकि डायरी आप वैसे नहीं लिखते जैसे बोलते हैं। डायरी लिखना अपने आप में एक विधा है, एक आर्ट है, और उसमें आप क्या है थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग भी चलाते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म करना, उसको थोड़ा कलात्मक तरीके से आर्टिस्टिकली लिखना, तो वो भी क्या होता है, क्रिएटिविटी भी होती है आपके दिमाग की। तो ऐसे कुछ फायदे आप बता दीजिए। बाद में ये जो है आपके अनुभव का पूरा डायरी आपके अगली पीढ़ियों के रूप में भी संचित रहता है कि भाई वो जाने कि आप पहले क्या करते थे, तमाम चीजें। तो हर चीज के बारे में आप, दुनिया में 5 बड़े डायरी राइटर्स कौन से हुए बता दीजिए। भगोरिया अगर आपने लिखा है तो भगोरिया में, आपने घूमर लिखा है तो भाई घूमर के बड़े 5 नर्तक कौन से हैं। अगर आपने कालबेलिया लिखा है तो कालबेलिया में कौन लोग नर्तक हैं बड़े लेवल पे। पेंटिंग लिखा है तो पेंटिंग को आपको कौन सी पसंद है, मधुबनी पसंद है, हमारे फोक पेंटिंग्स है तो फोक पेंटिंग्स के बारे में जो भी आप लिख रहे हो उसके बारे में थोड़े से पढ़ के चले जाओ। वहां आपको परफॉर्म नहीं करवाएंगे कि आप यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग बना के बताओ, ऐसा नहीं है, या आप यहाँ पे घूमर डांस करके दिखाओ, ऐसा नहीं है। परफॉर्म नहीं करवाएंगे, लेकिन जिसको आप जस्टिफाई कर सको, जिसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सको और ठीक ठाक तरीके से, रोचक तरीके से वहां पर बात कर सको। हॉबीज के बारे में बातचीत ज्यादा होती है, वो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो सकता है कि 1-2 सवाल वहां से आ जाए। कुछ लोग हमारे स्टूडेंट भी, हमारी तो कोई हॉबी है ही नहीं, कहते हमारी भाई कोई हॉबी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई हॉबी नहीं, हॉबी हर किसी की होती है, आपको पता नहीं होता है। जो भी इंटरेस्ट या हॉबी आपका है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए। अगर तब भी आप ऐसे स्पीशीज को बिलोंग करते हैं जो कोई हॉबी सोच ही नहीं पा रहा है, तो आप फिर एक आध हॉबी फैब्रिकेट कर लीजिए, बना लीजिए, जो भी आपको पसंद है उससे क्लोजेस्ट जो हॉबी बन पा रही है वो आप बना लीजिए, और उसके बारे में बिफोर हैंड तैयारी कर लीजिए ताकि आप बातचीत करने की स्थिति में आ जाए। कुकिंग भी किसी की हॉबी हो सकती है, ठीक है। लड़कियां अगर कुकिंग डालती है तो ठीक है, अगर लड़का कोई कुकिंग डाल देता है हॉबी तो उससे सवाल पूछा जाता है। अगर आप लड़के हैं तो कुकिंग हॉबी डाल सकते हैं अंटिल आपको पता हो कि कुकिंग क्या होती है, ऐसे फोकट नहीं डालना है। अगर आप कुकिंग करने में इंटरेस्टेड है तो कुकिंग भी हॉबी डाल सकते हैं, तो आपसे फिर पूछा जा सकता है कुकिंग के बारे में। कुकिंग के भी आप 5 फायदे सोच सकते हो। कुकिंग में भी एक तो बैलेंस, हर चीज का अनुपात, एक भी चीज ज्यादा कम हुई तो आपकी कुकिंग बिगड़ जाएगी। तो वो जो फाइन बैलेंस होता है एलिमेंट्स का, वो आपको कुकिंग सिखाती है कि आपको इतना ही जीरा डालना है, इतना ही गरम मसाला डालना है,
कम हो गया तो भी खराब, ज्यादा हो गया तो भी खराब, ठीक है। उसके बाद कुकिंग भी एक क्रिएटिव चीज है। कुकिंग से एम्प्लॉयमेंट लोग पा सकते हैं क्या, तो वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ भाई कुकिंग भी अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसमें लोग एम्प्लॉयमेंट, बल्कि हमारे यहाँ सेक्टर स्किल काउंसिल भी इसका बना हुआ है। बड़े बड़े शेफ, होटल मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें, अगर किसी की हॉबी कुकिंग है और वो उसको परस्यू करता है एज अ प्रोफेशन, तो उसमें भी स्कोप है। आपकी जो हॉबी है उसको एज अ प्रोफेशन भी आपको सोचना है, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि आपकी जो हॉबी है इसमें कितनी पॉसिबिलिटी या इसमें कितनी संभावना है एक प्रोफेशन बनने की। क्या आपकी हॉबी जो है वो एक अच्छा प्रोफेशन हो सकती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कितनी प्रॉमिसिंग है योर हॉबी, मतलब हाउ प्रॉमिसिंग योर हॉबी एज अ करियर ऑप्शन और एज एन एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन और एज जिसको आप कहेंगे कि एज अ जॉब, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको तैयार कर लीजिए और थोड़ा बहुत जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में लगभग सभी बातें बता दी और एक आइडिया बहुत अच्छे तरीके से दे दिया कि किस तरह से आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है। और इसके अलावा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से और कोई सवाल नहीं बनता है। तो मेरे हिसाब से इस सेशन के माध्यम से जो डेफ पे हमने लिया, बहुत लंबा सेशन रहा, मेरे ख्याल में 2 घंटे से ऊपर का सेशन हो गया होगा, जिसमें हमने केवल डेफ को डिस्कस किया है। अगर मैं पिछला और आज का सेशन मिला लूँ तो लगभग 2 घंटे से ज्यादा का होगा, जिसमें हमने केवल डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत विस्तार में और बहुत गहराई में डिस्कस किया, बहुत एक्सटेंसिवली एंड बहुत डीपली। इससे बाहर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस जरूरत यह है कि अब आप इसको इस तरीके से तैयार करके जाएं। एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप डेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिखिए, उसके उत्तर के कीवर्ड्स लिख लीजिए और फिर उससे क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लिख लीजिए। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी होगी। एक डायरी में आप बनाइए डेफ, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड फील्ड्स बनाते जाइए, जैसे नाम है, पता है, आपका इलाका है, राज्य है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इससे बनाते चाहिए। इसको अलग अलग खंडों में बांट लीजिए और फिर इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो उसको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड, नॉर्मली एक्सपेक्टेड और लीस्ट एक्सपेक्टेड में बांट लीजिए। क्या आंसर देंगे, आंसर के कीवर्ड्स लिखिए, पूरा आंसर मत लिखिए, कीवर्ड्स लिख लीजिए और उन कीवर्ड्स से फिर क्या क्वेश्चन बन जाएंगे वो 2-3 क्वेश्चन वैसे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टास्क आपको सुनने में लग रहा होगा पर उतना लंबा है नहीं, ज्यादा लंबा टास्क नहीं है। थोड़ा सा आप इसमें मेहनत कीजिए, 3-4-6 दिन 8 दिन जितने भी दिन आप कर सके, कम से कम 1 हफ्ता आप लगाइए इस पर और आराम से इस पर मेहनत कीजिए। जहां डाउट आए आप मुझसे पूछिए, ठीक है। इसके बारे में और जो भी पीडीएफ वगैरह मटेरियल होगा मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का डेफ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हल करने की स्थिति में रहो, ठीक है। तो डेफ वाले सेशन को हमने बहुत डिटेल में कर लिया है। अब आप लोग इसको अपने हिसाब से अपने अपने नाम के हिसाब से, अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, अपने हॉबी के हिसाब से तैयार कीजिए। जहां कोई डाउट आए मैं और नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके मदद के लिए अवेलेबल है। आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं, नेविगेट प्राइम हमारा जो ऐप है हमारे इंस्टीट्यूट का, नेविगेट प्राइम, उस पर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का और ये इससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला जो सेशन हम करेंगे डेफ के बाद वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोस्ट, दैट इज योर प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर। एक प्रिंसिपल की, एक असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद आपको क्या काम करना है और कैसे करना है, इफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिविटी के साथ, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अगला सेशन हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेडिकेट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वहां पर आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। तो अब मैं इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।